हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं CGL की इंग्लिश, ठीक है, SSC CGL, और इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते आज 9th पर हैं। मतलब 8 सेट्स हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये वाला सेट जो है वो हुआ था 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर के 4 सेट होंगे। ये क्या है? ये शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 1 का मतलब हुआ जो 9 बजे वाला है। फिर शिफ्ट 2 होगा जो 11 बजे हुआ था, 11:30 बजे, मतलब 11:45 से 12:45 तक का टाइम होता है। और थर्ड शिफ्ट होगी 2:30 बजे से 3:30 बजे वाली, और उसके बाद फोर्थ शिफ्ट होगी जो 5 बजे से पेपर होता है, ठीक है। 2022 में ये सारा पेपर हुआ था। तो PDF आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, आई एम श्योर PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। सही वाले तो खैर आपके ठीक हो गए, अच्छा है। जो गलत हुए हैं उनकी एनालिसिस करते हैं हम लोग कि आखिर क्यों गलत हुआ है और उसकी जगह पर सही क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, यूज टू स्विम अक्रॉस। इसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर इसकी जगह पर कोई गलती है तो, अगर नहीं गलती तो है ही है खैर, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं भैया, तो इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा फिलहाल। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें करना ही करना है, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। पहला क्या है? वर्ड क्या है? आई है। आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था, यंग का मतलब दो कर सकते हैं, छोटा था या जवान था, जो भी मर्जी हो आप करिए, जवान लगा लीजिए, ठीक है। नदी तैर कर पार करने की बात है तो बच्चे वाले पे नहीं आएगा, ठीक है। जब आप जवान थे, तो जब आप जवान थे तो क्या किया करते थे? इन्होंने कहा आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी को तैर कर पार किया करते थे। अब ये बताओ कि यूज्ड टू के साथ जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो क्या होता है? ये होता है भैया हैबिट ऑफ द पास्ट। क्या होता है? ये बताती है हैबिट। किसकी हैबिट बताती है? पास्ट टेंस की। मतलब ये काम मैं किया करता था। अब काम पर आ जाओ जरा। स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक। काम क्या है? स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी को तैर कर पार करना। अब ये बताओ, आप जवान हो और चाहे बच्चे हो, नदी को तैर करके पार करने की आदत होती है क्या? आदत है ये कि ज़रूरत है? बताओ हमको। नदी को तैर करके पार करना आपकी ज़रूरत है या आपकी आदत है? मतलब कौन आदमी ऐसा होगा जो रोज़ नदी तैर करके पार करेगा, रोज़ नदी तैर करके पार करेगा? कोई ऐसी ज़रूरत है? मतलब ज़रूरत होगी तभी तो करेगा, आदत थोड़ी होती है। देर से सो के उठना, ये इस तरह की आदतें होती हैं ना। नदी तैर के पार करना ये कौन सी आदत होती है? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम आदत की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हैबिट नहीं, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि बचपन में मैं इतना योग्य था, इतना सक्षम था कि नदी को तैर करके पार कर लेता था। तो अब देखो एबिलिटी के लिए क्या लगाओगे? आई वॉज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, मतलब एक दिन की बात है, मैं नदी को तैर करके पार कर, जब मैं छोटा था तो मैं नदी को तैर करके पार कर रहा था, एक दिन की बात नहीं है। आई विल स्विम अक्रॉस, अब देखो यहाँ थे आप छोटे, कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपन था या जब मैं जवान था, तो जब मैं जवान था तो नदी तैर कर पार करूँगा। बैक ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा? जब मैं जवान था तो आई कुड क्या बता रहा है? कुड बता रहा है पास्ट की एबिलिटी। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, ये रहा आपका वो आंसर जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। अब आप कहेंगे कैन क्यों नहीं हो सकता? भाई ये जब मैं जवान था, पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो कैन तो लगा नहीं सकते हो। तो ये थर्ड वाला भी गया, मतलब फोर्थ वाला भी गया। अब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? द सुटेबल आंसर इज थर्ड, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक शुबा नहीं, ठीक है। बढ़ो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या 2 पे अभी तो एक ही हुआ। इसमें क्या करना है आपको? नो एरर बतानी है। तो नो एरर किसकी एरर है बतानी है? स्पेलिंग। तो इसमें कौन है जो इसकी स्पेलिंग सही है, या अगर इसी की सही होगी तो देख लेंगे। अकरेंस में क्या होता है भैया? पहले आपको स्पेलिंग देखनी है, OCCUR, ठीक है। OCCUR होगी, उसके बाद ए की ई, तो एक्चुअली इसके बाद क्या होगी? ENCE। अब भैया ही ढूंढो आप। ढूंढते हैं तो पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ANCE दिया हुआ है और OCCUR, ठीक है। OCCUR
एक्चुअली ये जो आर लिखा है ना मैंने यहाँ पे ये डबल आर की डिमांड है, सिंगल आर नहीं होता, ठीक है। तो ये देखते हैं पहली वाली स्पेलिंग OCCURRENC। असल में इसी एक में ENCE लगा हुआ है, बाकी यहाँ भी ANCE लगा है, यहाँ भी ANCE लगा है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। और ये भी ANCE कटा है। ENCE लास्ट जो होगा ना इसका ENCE से होगा, ठीक है। आर डबल है, वो सिंगल आर मैंने बोल दिया था शुरू में, पहली बार वाले में मिस्टेक हो गई थी, डबल आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें कि इडियम है और उसका आपको क्या बताना है? एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। अप्रोप्रिएट मीनिंग किसकी? फेयर एंड स्क्वायर की। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब जानते हो? मतलब जब कोई आदमी अपनी डीलिंग में फेयर एंड स्क्वायर होता है, तो डीलिंग में फेयर एंड स्क्वायर होने का मतलब वो आदमी बहुत ही ऑनेस्ट है अपनी डीलिंग में, एकदम से, मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं होती, एकदम साफ सुथरा डीलिंग होती है, तो ये होगा ऑनेस्टली, ठीक है। अब छोड़ दो, और क्या करना है जी अब यहाँ फेयर एंड स्क्वायर का जानते हो, एक यूज तो इन्होंने कौन वाला ले लिया? फेयर का मतलब वो फेयर एंड लवली वाला है, गोरा वाला, सुंदर वाला, तो ये फेयर का गोरा वाला सेंस होगा, और एक फेयर का मतलब क्या हुआ? राइट या करेक्ट वाला। तो भैया यहाँ पर जानते हो ना, ये गोरा वाला नहीं है ना, फेयर एंड लवली वाला नहीं है, ये कौन हो गया? ये राइट और करेक्ट वाला है, ठीक है, सुटेबल वाला है, तो फेयर एंड स्क्वायर है। तो यहाँ गुड लुकिंग का और फेयर स्किन का कोई मतलब नहीं है ना, बीइंग बेज का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये वही वाला ऑनेस्टी वाला है, ठीक। आगे बढ़ो, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस बात पर है? ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। किसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है? ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो लेकिन इस सेंटेंस में जहाँ नहीं तहाँ नहीं ढूंढनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं कहीं पे देखो, इसमें यहाँ अंडरलाइन किया है, 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 तो करीब वही वाली बात है जो यहाँ ढूंढनी थी ना, यहाँ जो ढूंढनी थी वही यहाँ भी ढूंढनी है भाई। 4 बार लिख के 4 अलग अलग जगह उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, जो पहले पूछते थे स्लैश लगा के, उसमें इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस 4 बार लिख के दे दिया है। चलो जैसा दें, मतलब इधर से कान पकड़े चाहे इधर से घुमा के पकड़े, पकड़ तो कान ही रहे हैं, क्या करना है आप लोग? चलिए ढूंढिए क्या करना है इसमें। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, यहीं से करते हैं। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम, ठीक है। यहाँ पे आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम, इन्होंने कहा ऑफ साइड दिस ट्रैक, ऑफ साइड दिस ट्रैक मतलब क्या हुआ? इस ट्रैक से दूर। आगे कहा इन्होंने ड्यूरिंग द सीजन, 3 हिस्से में करता हूँ इसको, ड्यूरिंग द सीजन, ठीक है। तो ऑफ साइड है, ऑफ साइड का मतलब होता है ना कि इस ट्रैक से उस साइड में। ऑफ साइड क्या होता है? जैसे मान लो ये है कोई जगह, आप यहाँ खड़े हो तो ये क्या हो गई? ऑफ साइड हो गई, ठीक है, उसका उल्टा वाला साइड में, उस तरफ वाली साइड में, ठीक है, समझ गए। तो ऑफ साइड के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? ये जो ऑफ लिखा है ये क्या होना चाहिए? OFF वाला होना चाहिए, ठीक। तो गलती, अब इसमें क्या होगा? ये ऑफ वाला हमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऑफ वाला, ठीक है। तो हमारा कहाँ एरर हो गई? ये वाली सेकेंड वाले में एरर हो गई। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में? जो फिर वही सब्स्टिट्यूट करना है जो अंडरलाइन पोर्शन है, लास्ट बिफोर ईयर, ठीक है। लास्ट बिफोर ईयर, भाई देखो लास्ट बिफोर ईयर तो कोई चीज़ होगी नहीं, बिफोर लास्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक है बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर मतलब क्या? पिछले साल के पहले, ठीक है ना। और एक होता है ईयर बिफोर लास्ट, ईयर बिफोर लास्ट, ठीक है ना। ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अब जरा देख लो, इस समय चल रहा है 2023, 2023 इस समय चल रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्या होगा? 2022, यहाँ क्या होगा? 21, यहाँ क्या होगा? 20 होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर ये वाले लेते हैं बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? 2022 के पहले। लास्ट ईयर क्या था? 2022, ठीक है। अब 2022 के पहले यहाँ क्या होगा? 21, और यहाँ क्या होगा? 20। तो बिफोर, पहला वाला जो कह रहे हैं बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर का मतलब हुआ 2022 के पहले, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, ठीक, एक बात हो गई।
दूसरे में क्या होगा, ईयर बिफोर लास्ट। ईयर बिफोर लास्ट का मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर ये था, इसके पहले वाला ईयर 21 वाला हो जाएगा। ईयर बिफोर लास्ट में लास्ट ईयर के ठीक पहले वाला होगा। और बिफोर लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, 2022 के पहले का, मतलब 2020 हो, 19 हो, 18 हो, बिफोर लास्ट ईयर में सब आ जाएंगे। और ईयर बिफोर लास्ट का मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर 22 था तो उसके ठीक एक साल पहले वाला 2021 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ लगाना पड़ेगा ईयर बिफोर लास्ट। तो पहले हम ऑप्शन तो देख लें कौन कौन सा है, पहले आपको दोनों का मतलब समझिए। बिफोर लास्ट ईयर एक ये हो गया, और एक हो गया द ईयर बिफोर लास्ट। ठीक है, अब ये बिफोर ईयर लास्ट ये तो होना नहीं है, और लास्ट ईयर बिफोर ये होना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ कि लास्ट बिफोर ईयर शर्ली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स, तो उस साल इसको बहुत अच्छे मार्क मिले थे। तो पिछले साल के पहले किसी अनिश्चित साल में, किसी इंडेफिनिट ईयर में मिले थे उसको, भैया उसका रिजल्ट है यार किसी डेफिनिट ईयर में मिला होगा। डेफिनिट ईयर का मतलब क्या हुआ, पिछले का पिछला साल, तो डेफिनिट तभी हो जाएगा। बिफोर लास्ट ईयर बोलोगे तो वो डेफिनिट ही नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ये किसी पर्टिकुलर या किसी डेफिनिट ईयर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, द ईयर बिफोर लास्ट, पिछले के पिछले साल में। ठीक, समझ में आ गया आपको, ये आंसर 3 क्यों होगा। आपको ये पता चलेगा कि बिफोर लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ। बिफोर लास्ट ईयर कहने का मतलब 2022 के पहले किसी भी साल में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे उसको गुड ग्रेड मिले हैं तो कोई पर्टिकुलर ईयर रहा होगा, इसलिए 2 वाला ऑप्शन ना हो करके, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ना हो करके थर्ड वाला सही माना जाएगा। अब संतुष्ट हो, ठीक है, बड़े आगे ना, चलो ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, इसमें क्या बतानी है आपको, नो स्पेलिंग एरर। इतने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको बताना है कि किस वाले में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो मुझे बाकी सब के तो ठीक ही ठाक लग रहे हैं। देखो, लाफ्टर फ्रॉम, ये लाफ्टर फ्रॉम, ये लाफ्टर फ्रॉम, ये लाफ्टर फ्रॉम, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आई हर्ड भी सब में वही है। एक ही वर्ड की दिक्कत आ रही है, रॉकस की। यही रॉकस की स्पेलिंग अगर आप पता कर लेते हैं सही है कि गलत है तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो रॉकस की स्पेलिंग क्या होती है ना, RAU। ठीक है, RAU होगा, उसके बाद C होगा, फिर OUS होगा। रॉकस का मतलब होता है ना वो जोरदार हंसी, जो लोग नहीं हंसते हैं, कौन वाली, हा 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 वाली। ठीक है, रावण वाली हंसी या कंस वाली हंसी समझ लो, सीरियल में जो देखा था वही मान लो ना, रावण और कंस वाली हंसी, ये रॉकस लाफ्टर होता है। तो देखो कौन में है, ये लिखा है RAUCOU, ये वाला पहला वाला हो गया। इसमें क्या है वह देखियो, COUO, इतना देखा लगे। यहाँ क्या RAO है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए RAUCUS हो गया, ये भी नहीं होगा। तो एक वही पहली वाली सही हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 किससे है, साइनोनियम है। क्या बताना है, कुछ यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, स्टैग्नेंट दिया हुआ है। स्टैग्नेंट का आपको साइनोनिम बताना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट देखो, जैसे मान लो कि ये एक नदी है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, नदी है मान लो, इस नदी में पानी बह रहा है। सपोज ये सीजनल रिवर है, मतलब 12 महीना नहीं है, पेरिनियल रिवर नहीं है, सीजनल है, जिसमें मानसून के समय में बारिश होता है तो पानी बहता रहता है, जाड़े भर बहता रहता है, गर्मी आता ही है तो सूख जाता है, क्योंकि इसका सोर्स जो होता है वाटर का वो सूख जाता है। जब इस नदी में गर्मी में पानी नहीं बहेगा, सूख जाएगा, तो मान लो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, ऐसे गोल गोल गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, बह नहीं रहा तो इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाता है तो यही जो ठहराव है, स्टे हो गया ना पानी, ठीक है, जो क्या होगा, रुक गया, ठहर गया पानी, उसी को कहा जाता है स्टैग्नेशन या स्टैग्नेंट हो जाना। मतलब गतिशील का अपोजिट हो गया। ठीक है, रुक गया, ठहर गया, स्टिल हो गया, शांत, मतलब एक जगह रुका हुआ, यही होगा। तो अब देखो साइनोनियम क्या होगा, मोशनलेस। मोशनलेस में गति नहीं होगी, तो स्टैग्नेंट का अच्छा सुटेबल साइनोनिम ये हो गया। एक्सीडेंट, दुर्घटना होगी, कोई लेना देना नहीं। अनस्टेबल का मतलब जो स्थिर ना हो, अनस्टेबल। ठीक है ना, अब अनस्टेबल है तो फिर मोशन में होगा ना, तब किस में होगा, वो मोशन में होगा। अब बताना क्या है आपको, साइनोनिम। अब
साइनोनिम होगा और अनस्टेबल मोशन में होगा तो फिर साइनोनिम नहीं तो एंटोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फेटल का मतलब क्या हुआ, घातक, तो ये घातक सन्नी देओल वाली घातक नहीं है, ठीक है। ये कौन सी है, ये घातक होगा जानलेवा, काजिंग डेथ, कोई ऐसी चीज़ जिससे मृत्यु हो सकती है। आंसर मिला मोशनलेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पैसिव फॉर्म बतानी है, किसकी बतानी है, द न्यू ओनर्स, ठीक है। द न्यू ओनर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, न्यू ओनर्स ने, जो नए मालिक थे उन लोगों ने हायर किया बहुत सारे सर्वर्स को। द न्यू ओनर्स ये हो गया, ये सब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और क्या हो गया, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो अब ये हायर्ड क्या है, हायर्ड है भैया आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसको आप जब पैसिव में चेंज करोगे तो इसकी जगह क्या हो जानी चाहिए, हो जाता है वाज या वर के साथ वर की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो आप ये ढूंढिए, अगर ये 2 में दिया हुआ है तो कुछ और देखेंगे, नहीं तो यही कहानी समाप्त होगी। तो ये वर हायर्ड दिया है, यहाँ आर हायर्ड दिखा, यहाँ आर हायर्ड दिखा, यहाँ हैड बीन हायर्ड दिखा, तीनों का काम तमाम हुआ, एक ऑप्शन बचा है, ना पूरा पढ़े ना और कुछ देखे। मतलब मेन वर्ब ही केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेन वर्ब सही है, बाकी किसी में सही ही नहीं है, कहानी हो गई हमारी खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये एंटोनिम बताना है आपको, किसका बताना है, एम्बिशन का। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, ग्रेट डिजायर, क्या होता है इसका, ग्रेट डिजायर, आपका सपना जो होता है ये होता है आपका एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, बहुत महत्वपूर्ण इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है। तो एम्बिशन का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एंजाइटी क्या होगी, एंजाइटी मतलब होता है ना किसी चीज़ की चिंता, उत्सुकता होती है, तो एंजाइटी करीब करीब ये भी वही वर्ड हो गया, पॉजिटिव में आएगा ये भी वर्ड। इंटेंट का मतलब क्या हुआ, इरादा हो गया ये, ठीक है, ये इरादे में आ गया। लेजीनेस का मतलब क्या हुआ, आलस्य, ये निगेटिव में चला जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, ये पॉजिटिव में चला रहा है। तो अगर आप एम्बिशन होगी आपके अंदर, अगर आपके अंदर ग्रेट डिज़ायर होगी तो आप एक्टिव होंगे ना, लेजी तो नहीं होंगे। तो फिर एक ही निगेटिव वर्ड मिल रहा है, लेजीनेस। हालांकि वो एम्बिशन का सीधा एंटोनिम नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल वर्ड्स हैं 1 2 3 4 में, उसमें बाकी के 3 जो है वो पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, केवल वही तीसरा वाला है जो नेगेटिव सेंस का जा रहा है, ठीक है। तो वही लेजीनेस में वही जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर आपको बनाना है क्या, पैसिव वॉइस, किसका, हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैड के साथ दे नॉट को अगर हम छोड़ दें तो हैड के साथ क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब इसकी पैसिव आप बनाने लगोगे तो क्या बन जाएगा, हैड होगा और उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, और उसके बाद जा कर के क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, पहले तो आप हैड बीन ढूंढो, अगर हैड बीन 2 में मिल जाए तो और तलाश करना, नहीं तो वही कहानी खत्म हो जाएगी। तो देख लो, अब इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ इज लगा हुआ है, नहीं होगा, यहाँ वाज लगा हुआ है, नहीं होगा, यहाँ पे हैड दिया, यहाँ हैव दे दिया है, हो गया ना काम, केवल तीसरा बचा और कुछ है वह नहीं। क्या ज़रूरत है बिना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ठीक है। आओ 11वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में खाली जगह भरनी है, खाली जगह भरो। चलो क्या करेंगे, लिखा है मोटरिस्ट, मोटरिस्ट मतलब क्या होता है, बाइक वाले लोग होते हैं। कमिटिंग दिस इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण होता है, मतलब जहाँ पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे आप कार चला रहे हो, गाड़ी चला, तो इंक्रोचमेंट होता है ना, इन्फ्रैक्शन होता है। तो मोटरिस्ट जो लोग, जो मोटर चलाने वाले इन्फ्रैक्शन कर रहे थे, आर डैश फाइंड। तो फाइन कैसी लगती है, फाइन हैवी लगती है, तो क्या होगा, हैवीली फाइंड, ठीक। मोटी ज़्यादा फाइन लगाई जाती है तो हैवी फाइन होती है। हार्डली फाइंड का मतलब ना के बराबर, बहुत बड़ा नुकसान कर दिए, 5 रुपये फाइन लगा दिए तो हार्डली हो जाएगा। स्लोली फाइंड, होली फाइंड कुछ होगा नहीं, क्या होगा, हैवीली फाइंड। गलती किए हैं तो भारी भरकम फाइन लगेगी, तो हैवीली फाइंड हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 वंस मोर बिलोंग्स टू
फिलर। तो क्या लिखा, वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट। एज मतलब क्योंकि, वी वर मिसिंग हिम अलॉट क्योंकि हम उसको बहुत याद कर रहे थे। कोई पर्सन है उसकी हमें बहुत याद आ रही थी, तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि चलो देख आते हैं, चलो मिल आते हैं, और क्या डिसाइड करेंगे। तो मिलने के लिए क्या होगा, पे हिम अ विजिट होगा कि ब्रिंग अ विजिट होगा कि गिव अ विजिट होगा कि टेक अ विजिट होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये पे हिम अ विजिट होता है, किसी को देखने जाना, उससे मिलने जाना, पे अ विजिट होता है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्या है, फिलर है, लेकिन फिलर क्या होगा, दे रखा है इन्होंने। साइनोनिम बताना है किसका, वाइड का साइनोनिम बताया। वाइड का मतलब क्या होता है, खाली हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, जो खाली होता है उसके लिए वाइड यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ के लिए सुटेबल क्या लगाना है, ये देखो, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अरुण और उसके दादा दादी के बीच में एक बहुत लंबा जेनरेशन डैश है। तो बहुत लंबा का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो उसके दादा दादी 70 साल के हैं और वो अभी 20 साल का है, तो एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का गैप है उन दोनों के बीच में। इसी को कहा जाता है जनरेशन गैप भैया, ठीक है ना। जब दो पीढ़ियों के बीच में बहुत लंबा गैप होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, ठीक है। जनरेशन एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, जनरेशन ट्रेडिशन भी नहीं कहेंगे, जनरेशन मेमोरी भी नहीं, क्या होगा, ये जनरेशन गैप होता है। तो आप 3rd नंबर के आंसर पे जाइए। फिर आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या करना है इसमें, इनडायरेक्ट बताना है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका। तो चलो उसका इनडायरेक्ट बनाओ। क्या लिखा हुआ कि लतिका सेड टू हिम, लतिका ने उससे, हिम कोई है, उससे कहा, लतिका ने क्या कहा कि आई गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविज़न। तो ये सेड पास्ट में है और ये गॉट क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट को जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हैड के साथ 3rd फॉर्म, तो हैड गॉट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है। और कनेक्टर क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई कौन है, आई है एक्चुअली लतिका, तो आई के लिए क्या लग जाना है, सी लग जाना है। इतनी देर देखिए। और उसके बाद इस दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ढूंढनी है, अगर ढूंढ पाए तो आप एरर पा जाएंगे इसमें कौन सा करेक्ट है। तो लतिका टोल्ड हिम दैट सी, अब सी के साथ क्या है, इज गेटिंग। भैया ये पास्ट इंडिफिनिट है, उसको प्रेजेंट में कैसे चेंज करोगे, पास्ट का पास्ट होगा, एक तो गलत हो गई, अब फिर तो हैज़ गॉट भी गलत हो जाएगा, तो फिर ये भी हैज़ गॉट गलत हो जाएगा। पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आता, प्रेजेंट से पास्ट में जाता है लेकिन पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आता। तीनों गलत हो गए तो सी हैड गॉट, इसको तो सही होना ही होगा, नहीं तो ऑप्शन कहाँ जाएगा। तो 14 हो गए। अब आ जाओ 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर के क्वेश्चन पे फिर फिलर है। पढ़ो सेंटेंस, सीइंग माई मेसी रूम, मेरा कमरा है वो बहुत मेसी है। मेसी का मतलब समझ रहे हो ना, मेसी का मतलब मोजे बिस्तर पर रखे हैं, जूता कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और बेड के नीचे 2-3 चाय पी के बंदा गिलास से कप रखता, मतलब ऐसा आदमी है कि कमरे में अगर 4-5 कप हैं तो जब तक 5वां नहीं गंदे हो जाएंगे तब तक धुले नहीं जाएंगे, ठीक है। किताबें कहीं पड़ी है, कापी कहीं पड़ी है, झाड़ू कहीं पड़ा है, हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगती है, मतलब कमरा पूरी तरह से एकदम अव्यवस्थित गंदा संदा सा कर रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी लड़के का रूम होगा, लड़की का तो नहीं होगा, क्योंकि 10% लड़कियां ऐसी हैं जिनका रूम मेसी होता होगा और 90% लड़के ऐसे हैं जिनका रूम मेसी होता है। लड़कों में 10% ऐसे हैं जो बड़ा नीट एंड क्लीन टाइडी रखते हैं, लड़कियों में भी मतलब 80-90% ऐसी हैं जो नीट एंड क्लीन ही रखती हैं, लेकिन 10% उसमें भी आलसी होती हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लड़के का रूम होगा। चलिए, तो सीइंग माई मेसी रूम ये हो गया। माई मदर टॉट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, तो मम्मी ने इनको समझाया कि कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप के बाद अब माई रूम इज, नाउ माई रूम इज, मम्मी से डांट खाने के बाद कह रहे हैं अब मेरा रूम कैसा होगा, अब ठीक ठाक होगा, नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। इसके लिए क्या लगाओगे, स्पीक एंड स्पान। स्पीक एंड स्पान का मतलब क्या होता है, वेल टाइडी, मतलब क्या होगा, एकदम
साफ सुथरा, वेल ऑर्डर्ड एंड अरेंज्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है, वो भी एक इडियम था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में बताना है आपको साइनोनियम किसका बताना है, ये अंडरलाइंड वर्ड है। तो क्या है, द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। तंबाकू पीने का, तंबाकू मतलब क्या हुआ, सिगरेट या बीड़ी पीने का जो पेरिल है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक बार मैं आप लोगों को वर्ड बताया था, इसके पहले 1-2 बार आ चुका है मुझे लगता है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, और डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा, और हैजार्ड मतलब क्या होता है, ये भी होता है खतरा, और थ्रेट माने क्या होता है, THREAT, थ्रेट माने भी होता है खतरा, और क्या होता है, जेओपर्डी होता है, इसका मतलब भी मैंने बताया था खतरा। अब कितने बताएं यार, एक और ले लो, रिस्क मतलब जोखिम, ये भी खतरे में आ जाएगा। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, खतरे के हैं। इनमें से कोई वर्ड यहाँ मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, हैजार्ड मिल रहा है, लो मिल गया तुम्हारे काम का। ठीक है, तो अब पेरिल मतलब खतरा होगा तो बेनिफिट और डिलाइट तो होगा नहीं, ना ह्यूमिलिएशन होगा, तब क्या होगा, यही खतरा हैजार्ड होगा। ठीक है, ये वर्ड्स आज दूसरी या तीसरी बार हो रहे हैं। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 में क्या करना है, 17 में करना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका है, वन हु मीडिएट्स इन अ डील। मीडिएट करने का मतलब क्या हुआ, जो बीच में जाता है, जैसे कोई डीलिंग चल रही है उसमें जो बीच में, इस पक्ष और उस पक्ष दोनों के बीच में होता है, दोनों पक्ष वालों को मिलाता है, उनसे बात करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नेगोशिएट करना। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई थोड़ी मुश्किल कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें एक आदमी है जो क्या करता है, मीडिएट कर रहा है, डील कर रहा है। तो मीडिएट करने वाले को क्या कहते हो, नेगोशिएट करना होता है। ठीक है, बिचवई करना होता है, नेगोशिएट करना, तो उसको क्या हो जाएगा, वर्ड नेगोशिएटर होगा। अब इक्वलाइजर का मतलब क्या होता है, इक्वलाइज करना मतलब जब दो चीज़ों को बराबर बराबर कर देता है तो उसको इक्वलाइजर कहते हैं। इक्वल से बना हुआ ना, इक्वल का मतलब बराबर बराबर, इक्वलाइजर का मतलब जो चीज़ों को बराबर बराबर कर दे। सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है, जो आपकी काउंसलिंग करता है, जो आपको सुझाव देता है, कानूनी सलाह जो देता है उसको सॉलिसिटर कहते हैं। और पैसिफायर का मतलब क्या होता है, जो क्या करे, पैसिफाई कर दे, मतलब क्या हुआ, शांत कर दे। जैसे गुस्सा लगी है आपको, एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, पैसिफायर का काम करेगा, वो गुस्से को ठंडा कर देगा, तो वो पैसिफायर होता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आप आया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहे हैं, ये अंडरलाइन पोर्शन है, उसको कह रहे हैं कि आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। आई अलग है भाई, आई के बाद लिखा आई एम बीन वर्किंग हियर, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, आगे कारण फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। तो आई एम बीन, पहली बात तो ये है कि इज एम आर के साथ बीन तो लगेगा नहीं। ठीक है, ये बीन नहीं लगेगा। अब क्या करोगे, बीन सही है कि एम सही है, डिपेंडिंग ऑन, ये देखो फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से, तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, तो फिर क्या होना चाहिए, हैव बीन। अब ये आई हैव बीन वर्किंग हियर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर, कहाँ है आई हैव बीन वर्किंग हियर, ये है। इज बीन वर्किंग तो लगाना ही नहीं है, आई के साथ वैसे भी इज नहीं लगता है। आई हैड बीन वर्किंग हियर, तो आई यहाँ हियर ना होके देयर हो जाएगा, फिर ये आई हैड बीन। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एरर का क्वेश्चन है, ये देखो पढ़ो। देयर इज अ होल वर्ल्ड, एक पूरी की पूरी दुनिया है, कहाँ, आउट देयर, दैट इज विजिबल फ्रॉम द नेकेड आइज। एक पूरी की पूरी दुनिया है, इसके बाहर एक पूरी दुनिया है जो कि इनविजिबल है। क्या है, इनविजिबल, सॉरी पहले मैंने विजिबल पढ़ दिया था, जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है, जो हमको अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। तो भैया इनविजिबल के बाद फ्रॉम नहीं, क्या लगेगा, इनविजिबल टू आवर आइज, इनविजिबल टू नेकेड आइज, तो टू लगाओगे यहाँ पे, तो ये जहाँ फ्रॉम लगा हुआ ये वाला आपका आंसर हुआ। और हाँ, एक बात मैंने इसके पहले भी बताई थी, एक बार फिर समझ लो। तो जब ये क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वाले में ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा पार्ट हो गया। ठीक,
और गलती हमारी कहाँ हो गई थी? तीसरे पार्ट में। तो तीसरे पार्ट में वहाँ गलती देखने के मतलब यहाँ धड़ से न मत मार देना, देख लेना कि यहाँ इज इनविजिबल फ्रॉम और यहाँ क्या लिखा? द नेकेड आई। तो आप ये आंसर नहीं मारेंगे। अब इनविजिबल फ्रॉम कहाँ दिया? ये देखो पहले में दिया हुआ है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? थर्ड पार्ट पे। ऑप्शन में कहाँ है? फर्स्ट पार्ट पे। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन ये हैं, ठीक है ना, ये नहीं है ऑप्शन, ठीक। तो जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सेंटेंस में वो पार्ट कहीं भी आगे पीछे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कहीं भी हो सकता है। ऑप्शन में वो किस नंबर पे होगा वही वाला आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 क्या कह रहा है ये देख के तो समझ में आ ही गया होगा, अरेंजमेंट है। चलो देखते हैं। पहला पी पढ़ते हैं। लिखा है इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे। तो टोक्यो में उन लोगों ने, मतलब टोक्यो के लोगों ने बना दिया एक एक्सप्रेस वे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हैनेडा में, वहाँ से कहाँ तक? टू द सेंटर, मतलब जहाँ ओलंपिक होना था वहाँ तक। और वाइडेंड सम ऑफ सिटीज मेजर आर्टरीज, और शहर की कुछ बड़ी बड़ी आर्टरीज को, आर्टरी मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, उसको चौड़ा कर दिया। तो शहर की आर्टरी किसको कहा जाता है? सड़कों को कहा जाता है। तो मतलब इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बना दिया एयरपोर्ट से लेकर के जहाँ ओलंपिक होना था वहाँ तक। और क्या किया इन्होंने? सड़कों को चौड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्यों लिखा दीज इंफ्रास्ट्रक्चर? भैया दीज इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तभी तो दीज लगाओगे, तो मतलब दीज किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को फॉलो करेगा, हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट द जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। ये जो चेंजेस किए गए थे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट किया गया था, ये जापान की इकोनॉमी में एक मिरेकल लाते हैं, ठीक है ना, एक आर्थिक चमत्कार लाते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स के लिए। यहाँ लिखा है आर में टोक्यो 2020, जो 2020 में टोक्यो हुआ था, वाज सपोज्ड टू बी ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस माना जाता है, ठीक माना गया था। रिप्लिकेटिंग, जो रिपीट करेगा द अचीवमेंट ऑफ टोक्यो 1964। टोक्यो में 1964 में एक बार ओलंपिक हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पे जापान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज आया था, बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी जो कई डिकेड्स तक चलती रही, जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कई नेक्स्ट डिकेड्स तक ये चलता रहा। तो वही यही माना जा रहा था कि जो 2020 में हो रहा है वहाँ पे ओलंपिक, उसकी वजह से भी जापान में ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। आगे लिखा कि इट वाज थैंक टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स, मतलब शुक्रिया इस बात का है कि जो वहाँ पे ओलंपिक होस्ट हो रहा था, दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जापान ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है और कहीं पर उसका काम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ लिखा सच एज द फेमस शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। अब ये शिंकानसेन बुलेट ट्रेन होगा तो यही यहाँ पे एक एक्सप्रेस वे भी आ जाएगा इसके बाद। तो सबसे पहले 2020 में जो टोक्यो में क्या हो रहा है? ओलंपिक गेम हो रहा है, और उसके बारे में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, सपोज है, वो हो गया। तो पहले क्या होगा? आर होगा, और आर के बाद क्या लगाओगे? इट वाज थैंक्स टू। उसी में इन्होंने क्या किया? खूब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो आर के बाद क्या लगा दो? एस लगा दो। इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है? यही एक्सप्रेसवे बनवाने में दिख रहा है और सड़कें चौड़ी करने में दिख रहा है। तो उसके बाद क्या लगा दें? पी लगा दें। पी के बाद क्या है? इन्होंने दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। तो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के पहले हमको सारा इम्प्रूवमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा लेना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारा लास्ट में क्या आएगा? क्यू आएगा। तो आर एस पी क्यू कहाँ होगा? आर एस पी क्यू, ये पहला वाला ऑप्शन। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 21 से लेकर के उसके आगे क्या होगा? तो 21 से क्या होगा? देखो ये 21 से 25 तक जो होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं किसमें? क्वेश्चन के दर्शन करो भैया, आप पहुंच रहे हैं कहाँ? ये रहा आपका क्वेश्चन 21 से 25 में क्या होना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के पहले एक बार इसे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जल्दबाजी होगी, और जल्दी का काम किसका होता है? हाँ, समझ गए, ठीक है।
तो देखो लिखा हुआ एकेडमिक लाइफ हैज़ डैश डिमांडिंग, ठीक है। तो जो एकेडमिक लाइफ है वो क्या हो गई है, डिमांडिंग हो गई है फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बहुत तरह की, बहुत टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस हैं। इंटरनल एक्सपेक्टेशन बच्चे का खुद का होता है कि हमें ये करना है। एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मम्मी पापा और नात रिश्तेदार इन सब लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इस वजह से जो एकेडमिक लाइफ है वो क्या हो गई, बहुत डिमांडिंग हो गई है। तो हैज के बाद आप जो कुछ भी लगा रहे हैं ना, यहाँ क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन लेना चाहो तो ये ले लो, ये बिकेम लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। ये बिकम्स लिखा है, नहीं होगा। बिकम्स वर्ब में एस लगा हुआ, ये बिकम क्या हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, यही लग सकती है। बिकमिंग नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, हैज। हैज के बाद ना तो बिकेम, ना बिकम्स, ना बिकमिंग, तो क्या होगा, हैज बिकम, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर कौन सा हो गया, 3 वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ऐसे ग्रामर का मामला फंस जाए तो बड़ा आसान हो जाए भरना, ठीक। आगे लिखा कि टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस। टीनेजर्स जो होते हैं, मतलब जो 13 से 19 साल के बीच में होते हैं, जिनमें टीन लगा हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जिनमें टीन लास्ट में लगा होता है, वो टीनेजर्स कहे जाते हैं, 17 से 19 साल वाले। तो इन्होंने कहा कि टीनेजर्स जो होता है ना, स्पेशली होते हैं, डैश होते हैं टू एकेडमिक स्ट्रेस। एकेडमिक स्ट्रेस मतलब जो एकेडमिक पीरियड में तनाव होता है। तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, टू लगा हुआ है। तो टू लगाने का मतलब कि वह ऐसा वर्ड यूज करना है जिसके साथ टू लग सकता हो, ठीक है। तो सेंसिटिव टू भी हो सकता है, प्रोन टू भी होता है, मतलब ये आसान शिकार होते हैं इसके। आगे बताया इन्होंने, क्योंकि बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, क्योंकि इस दौर में इनके अंदर पर्सनली और समाज में भी बहुत सारा चेंज हो रहा होता। पर्सनली का मतलब टीन एज में इनके साथ हार्मोनल क्रियाएं भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही पहले मतलब एक सामान्य बालक बालिका से वो किस में आ रहे हैं, तरुण हो रहे हैं, किशोर हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, उन सब में ढेर सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी तो इफेक्ट करते हैं, और सोशल भी चेंज हो रहा होता है, समाज भी चेंज हो रहा था। बच्चे अब पढ़ने वढ़ने के लिए घर से दूर, माँ बाप से दूर जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे इसीलिए बच्चे आसान शिकार हैं इस चीज़ का, स्ट्रेस का। आगे लिखो, एज अ रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, इसका परिणाम ये होगा कि डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड इफिशियंट। तो क्या डिजाइन करना, इफेक्टिव का मतलब बहुत प्रभावशाली, इफिशियंट का मतलब बहुत ही अच्छा, डैश चीज डिसाइड करना। लिखा है सॉल्यूशंस रिक्वायर, अब यहाँ लिखा है इफिशियंट डैश सॉल्यूशंस रिक्वायर्स, मतलब इसमें ज़रूरत पड़ेगी अ थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस। तो जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी एक गहरी समझ होनी चाहिए अगर आपको इसमें इंटरफेयर करना है तो, ठीक। यहाँ पे कुछ इंटरफियर करने जैसा चीज़ आएगी। आगे लिखा एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स, एग्जाम जो होते हैं वन ऑफ द डैश। अब वन ऑफ द लगा दिए हो, यहाँ एस्पेक्ट्स लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लगाओगे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट, ऐसे कुछ चीज़ लगेगी, ऑफ एनीवंस लाइफ, ठीक। आगे लिखा एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल, जो परीक्षा होती है स्ट्रेसफुल होती है। देखो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल होता ही होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, एग्ज़ाम जो होते हैं वो हर किसी के लिए स्ट्रेसफुल होते हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट्स आर एडल्ट, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल होगा, सबको टेंशन होती है। आगे लिखा बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म वेल। अब ये स्ट्रेस क्यों होती है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करें, एंड नो वन वांट्स टू फेल। अब कोई नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाए। क्यों ऐसा चाहता है, टू अवॉइड डैश इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में मतलब दुविधा ना रहे, कुछ इनक्लियरिटी सी ना रहे, इसलिए हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो पहला फिलर तो हम लोग भर ही चुके हैं, क्या लगेगा यहाँ पर, बिकम लगेगा। तो अगले फिलर की ओर बढ़ो, हम लोग चलते हैं फिलर नंबर 2, ठीक है। तो फिलर नंबर 2 ये रहा आपका, फिलर नंबर 2 में क्या करना है, ये देखो नंबर 2 में
नंबर 2 में ये कहा इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो टीनेजर होते हैं वो स्ट्रेस के बड़े आसान शिकार होते हैं, बहुत ही मतलब आसानी से स्ट्रेस उनको पकड़ लेता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं इसके प्रति। तो देखते हैं कोई वर्ड इस तरह मिला कि नहीं मिला। तो जो छोटे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो लायबल टू, देखो लायबल के बाद टू तो लगता है लेकिन उत्तरदायी के लिए लगता है, जबकि कहा जा रहा है कि एकेडमिक स्ट्रेस के लिए बच्चे एकेडमिक स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार थोड़े हैं, वो तो उसके शिकार हैं। ठीक है, तो लायबल हमें लगाना नहीं है। इस कार्ड का मतलब क्या हुआ, इस कार्ड के बाद हमेशा जानते क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ लगना नहीं है, तो प्रोन के बाद टू लग सकता है, तो यही वाला होगा प्रोन टू। मतलब क्या, आसान शिकार, जो बहुत अनसेफ होते हैं, जिसको ये जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, उनको जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो जैसे थोड़ी सी भी धूल लगेगी उनको क्या होगा, प्रोन टू एलर्जी। ठीक है, प्रोन टू अस्थमा, प्रोन टू एपिलेप्सी। तो ये चीज़ होती है, जो चीज़ उनको जल्दी जल्दी पकड़ लेती है, आसानी से पकड़ लेती है। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर में चलो क्या भरना है भैया हमको थर्ड नंबर में, ये रहा। तो इन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये होगा कि डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशन लिखा है। तो इसमें क्या होगा, एफिशिएंट, आगे लिखा कि फिजिकल सॉल्यूशन, समस्या मानसिक है तो सॉल्यूशन फिजिकल थोड़े ना होगा। अब इंटरवेंशन सॉल्यूशन हो सकता है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरफियर करना, उसमें हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो ये हो सकता है। और कन्वेंशन हो गया, तो कन्वेंशन यहाँ नहीं लगेगा। कन्वेंशन मतलब क्या हो जाएगा, कन्वेंशन सॉल्यूशन का कन्वेंशन होता है सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ भैया सम्मेलन वाला सॉल्यूशन थोड़े होना है। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल का मतलब होता है, एक तो होता है द्विपार्श्विक हो जाएगा, दूसरा कोलेटरल का मतलब होता है जैसे किसी की ऋण लौटाने की क्षमता। ऋण लौटाने की क्षमता, आप इसको कैसे समझोगे, जैसे आप बैंक जाते हैं तो बैंक ये चेक करता है लोन देने के पहले कि आपके पास लोन लौटाने की, ये जो कर्ज ले रहे हैं उसको लौटाने की क्षमता है कि नहीं है। उसी को, जिसके अंदर क्षमता होती है नहीं, तो उसी को कोलेटरल कहते हैं, ऋण को लौटाने की क्षमता। तो अब ये देखो, ये सॉल्यूशन थोड़े ना होगा, कोलेटरल सॉल्यूशन नहीं होगा ना कन्वेंशन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, इंटरवेंशन सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, हस्तक्षेप करके हम उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे कह रहा है कि एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, तब शुरू करते हैं ना। तो ये रहा आपका फेलर नंबर 4। यहाँ का एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो एग्ज़ाम जो हैं हर आदमी की ज़िंदगी के कैसे एस्पेक्ट होंगे। वन ऑफ द लगा है भैया, चुपचाप सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। तो वन ऑफ द मोस्ट ईगर ये तो हो सकता है, और वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ये हो सकता है, और वन ऑफ मोर अर्जेंट और मोर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट, अब यहाँ क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट ईगर या अर्जेंट, तो या क्रूशियल, बताओ क्रूशियल। तो यहाँ क्या हुआ, एस्पेक्ट है ना, तो एस्पेक्ट ईगर नहीं होगा, एस्पेक्ट क्या होगा, क्रूशियल एस्पेक्ट होगा। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, तो क्रूशियल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और फेलर नंबर 5। ये लगाना है यहाँ पर कि बच्चों को, मतलब बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हर कोई स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस किस बात का होता है, अच्छा परफॉर्म करने का स्ट्रेस होता है। और नो वन वांट्स टू फेल, कोई आदमी फेल नहीं होना चाहता है। ताकि एज टू क्यों नहीं ताकि होना चाहिए, टू अवॉइड डैश इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में डैश चीज़ से बचने के लिए कोई आदमी फेल नहीं होना चाहता। किस चीज़ से बचने के लिए, भविष्य में पर्पज से बचने के लिए नहीं। वंडरलस्ट का मतलब घूमने का शौक होता है, एक क्या कहते हैं, अभिलाषा, एक लालसा सी होती है जगह जगह घूमने की। तो इससे बचने के लिए ये भी नहीं होगा। क्या होगा, स्नीक है। ठीक है, तो स्नीक का मतलब होता है चोर उचक्का टाइप का, तो ये तो यहाँ लगाओगे नहीं। तो फिर क्या होगा, एम्बिग्विटी से बचने के लिए। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, अस्पष्टता, डबल मीनिंगनेस होता है। तो जब द्विअर्थीपन हो जाता है, डबल मीनिंग आने लगती है, अस्पष्टता आ जाती है, अनक्लियरिटी आ जाती है। तो फ्यूचर में अनक्लियरिटी से बचने के लिए, क्लियरिटी पाने के लिए कोई आदमी नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे, एम्बिग्विटी। ठीक है ना, एम्बिग्विटी को बचाना है ना यहाँ पे। ठीक, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस।
ठीक। सेट कौन सा है भैया? 9th वाला है। टोटल कर लेना कितना होता है, 225 हो गए ना। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या चल रहे हैं, 3 दिसंबर चल रहे हैं। 3 दिसंबर का एक पेपर हो चुका है, 3 पेपर और बाकी है। आने वाले 3 दिनों में इसको भी ख़त्म कर लेंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कुछ स्पेशल डिमांड हो तो बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, और तब तक वेट करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।